हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग विजन IAS मैगज़ीन में अगस्त मंथ के मैगज़ीन को आज हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसमें पहला टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इस मैगज़ीन को हमने लगभग 10 से 15 दिनों में कंप्लीट करने की शेड्यूल को प्लान किया है, जिसमें मैं आपको लगभग सभी जो सेक्शंस हैं, हर सेक्शंस में प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उसको मैं आपको बता दूँगा और साथ ही साथ इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जिसको टेलीग्राम पर आप लिख कर सेंड कर सकते हैं और वहाँ से आपको कॉपी चेक होकर के मिल जाएगी। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें पहला टॉपिक है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है और प्री में भी, यूपीएससी में क्वेश्चन, यूपीपीसीएस में नहीं, बीपीएससी में नहीं, यूपीएससी में क्वेश्चन इसमें प्री में बन सकते हैं, पर उसके कुछ की एरियाज़ हैं वहीं से प्रश्न बनेंगे यूपीपीसीएस प्री में। बाकी जो चीज़ें हैं वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं कंटेंट की। इसमें क्या कि भारत के राष्ट्रपति ने डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक को 2023 को मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण बात कि पृष्ठभूमि, इस विधेयक की सबसे पृष्ठभूमि क्या है वो जानते हैं। तो पृष्ठभूमि में देखिए कि 2017 में ये बहुत महत्वपूर्ण है, KS पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघवाद। इसमें पायरेसी को मूल अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी थी, यानी कि निजता का जो अधिकार है वो आपका मूल अधिकार है। ठीक है, KS पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघवाद ने सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मंजूरी दी थी और यहाँ से इसको मान्यता दी थी। ठीक है, इसके बाद क्या बनी, इसके बाद न्यायमूर्ति श्री कृष्ण की अध्यक्षता में समिति बनी थी जिसमें व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक का शुरुआती मसौदा प्रस्तुत किया था। और ये जो समिति बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बनाई गई थी। ये आप याद रखिए प्री और मेंस दोनों के लिए। KS पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघवाद किस लिए है और कब आया? ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने इस मसौदे को संशोधित कर दिया, जो ये श्री कृष्ण जो कि अध्यक्षता वाली समिति थी, और इसने जो क्या व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को संसद में पेश किया। पर ये क्या चला गया, ये JPC के पास चला गया, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती हैं उनके पास चला गया। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में विपक्ष के भी सांसद होते हैं, पक्ष के भी सांसद होते हैं, पर सभी लोगों को एक सामूहिक सांसद बनती है JPC। जब संसदीय समितियाँ पढ़ाएंगे आपको पॉलिटी में तो आपको बताया जाएगा। पॉलिटी क्लासेस शाम को रोज 4 बजे चलती हैं, 10 मिनट की रिवीजन क्लासेस हैं, आप उसको देख सकते हैं। नाजिया मैम पढ़ाती हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो संसद की जो JPC थी उसने इस विधेयक में बदलाव कर दिए, और बदलाव कर किया तो सरकार ने क्या किया, वापस उस विधेयक को वापस ले लिया। फिर से दोबारा जो है जनता की राय जानने के लिए फिर क्या हुआ कि फिर जो है ये डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है फिर से ये DP जो है विधेयक 2022 को एक मसौदा फिर जारी किया, और फिर बाद में यह संसद से पारित होकर के DPDP जो है ये अधिनियम 2023 बन गया। ठीक है, तो ये ऐसे इसका रास्ता रहा और इसका सफ़र रहा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है? सबसे बड़ी बात है कि इस भाई जो आई है जो अधिनियम, उसका कुछ तो महत्व होगा। तो महत्व ये है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्व पूछ सकता है। तो आप उसको क्या देखेंगे कि कम से कम व्यवधान होगा, उसके साथ डेटा सुरक्षा से जुड़े जो कानून होंगे और डेटा फ्यूडिशरीज द्वारा डेटा के उपयोग में परिवर्तन को इससे सुनिश्चित कर दिया जाएगा, यानी कि मतलब डेटा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। और जो डेटा फ्यूडिशरीज हैं, मतलब जो डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, उनके जो डेटा को उपयोग को लेकर के जो उसमें कुछ परिवर्तन हो सकते हैं वो आप चाहे तो कर सकते हैं इसमें। ठीक है, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था, इसके इनोवेशन इकोसिस्टम को इसमें बढ़ावा मिलेगी, ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। इस जो DPDP महत्व है, अधिनियम का महत्व है। ठीक है, इसके 7 सिद्धांत हैं। अब इस अधिनियम के कुछ 7 सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों को देखिए। सिद्धांत इन द सेंस ये है कि इस पर किस किस चीज़ की बात की गई है। ठीक है, तो पहला क्या है कि सहमति के आधार पर कानूनी रूप से मान्य और पारदर्शी तरीके से व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने का इसमें प्रावधान किया गया है। अब ठीक दूसरा चीज़ है कि पर्पज लिमिटेशन का सिद्धांत है, यानी कि जिस पर्पज से किसी व्यक्ति का पर्सनल डेटा यूज किया जा रहा है, सिर्फ उसी पर्सनल के उद्देश्य से जो है, हाँ, सहमति की जो होगा, जो सहमति जब जताई गई होगी डेटा को यूज करने के लिए, तो वही पर्पज उसका होना चाहिए, बाकी उसके आपके अन्य चीज़ों में उसका इंटरफेयर नहीं कर सकते। डेटा न्यूनीकरण का सिद्धांत है, यानी कि केवल उतना ही व्यक्तिगत डेटा संग्रह करना है जितना कि उद्देश्य को पूरा किया जा सके। ठीक है, फिर डेटा सटीकता का सिद्धांत है, इसमें यह है कि डेटा का सही और सटीक उपयोग हो, अपडेटेड हो। सीमा भंडारण का सिद्धांत है, यानी जब तक क्या है कि जब तक आपका उद्देश्य है कोई, तब तक ही इसका जो है डेटा को भंडारण किया जाएगा। फिर उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी उपायों का भी सिद्धांत है। और तीसरा सबसे अंतिम जो है, 7वां जो है वो क्या है, जवाबदेही का सिद्धांत, यानी कि आप क्या है कि
जो 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 डीपीडीपी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होगा तो प्राधिकरण द्वारा न्यायालय होगा और दोषी पर दंड आरोपित करके जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाएगा। यानी इसके 7 सिद्धांत हैं। ठीक, मेन चीज़ अब है कि जानते हैं कि ये डीपीडीपी अधिनियम है क्या। ठीक, इसमें 2023 के बारे में क्या क्या बातें की गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से यूपीएससी क्या करता है, प्री में भी क्वेश्चन पूछ देगा। प्री में कुछ कुछ पॉइंट्स को टारगेट करेगा जो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ से यूपीएससी प्री क्वेश्चन बना सकता है, और बाकी सब चीज़ें यूपीएससी के मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। महत्व आप हो गया, उसके सिद्धांत हो गए, उसकी आलोचनात्मक वर्णन हो गया, उसकी विशेषताएं हो गई, फिर उसमें आगे की राह लिखना ही आपको पड़ेगा, निष्कर्ष लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसमें डीपी अधिनियम 2023 के बारे में। इसका उद्देश्य क्या है कि जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की जो प्रोसेसिंग है उसको विनियमित करता है। यानी कि जो प्रोसेसिंग होगी डिजिटल पर्सनल डेटा की उसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, उसको विनियमित करेगा। ठीक, इसमें क्या होगा कि जो व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण का उपाय किया गया है, और केवल क्या है कि वैध सोर्सों के लिए ही डेटा की प्रोसेसिंग की जाएगी। मतलब कोई वैलिड रीजन हो, वैलिड चीज़ें हो, वैलिड उद्देश्य हो। ठीक है, इसके बाद क्या है कि वह डेटा जिसके द्वारा व्यक्ति की पहचान की जाती है उसी को क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत डेटा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड हो गया, आपका फिंगरप्रिंट हो गया, आपका आंखों का जो आइरिस का जो होता है ना वो स्कैन करने वाला वो हो गया। ठीक है, तो सारी चीज़ें जैसे आपका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, सारी ईमेल आईडी हो गई, ये सब सारी क्या है, व्यक्तिगत डेटा है आपके। ठीक है, जिससे आपकी व्यक्ति की आपकी पहचान हो सकती है। ठीक, तो इसी के आधार पर यह अधिनियम क्या करता है कि इन्हीं के द्वारा, इन्हीं जो प्रावधानों के द्वारा क्या करता है, डिजिटल डेटा व्यक्तिगत डेटा का संरक्षण करता है। यानी करता क्या है कि यह अधिनियम डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, के लिए डेटा फ्यूडिजरीज पर कुछ क्या करता है, उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। ठीक, डेटा प्रोसेसिंग एक प्रक्रिया जिसमें क्या है कि रॉ डेटा को इकट्ठा करते हैं और उसकी उपयोगी जानकारी में उसको बदल देते हैं। ठीक, और जो कौन करता है, डेटा की प्रोसेसिंग करने वाले जो व्यक्तियां, कंपनियां और सरकारी संस्थाएं होती है उसी को डेटा फ्यूडिजरीज बोलते हैं। यानी जो लोग डेटा को प्रोसेसिंग करेंगे, जो कोई भी व्यक्ति करे या वो कंपनी करे या फिर जो है कोई सरकारी संस्था करे, तो जो भी ये कार्य करता है उसको उसी को बोलते हैं डेटा फ्यूडिजरीज। ये क्या है कि यह डेटा प्रिंसिपल या डेटा स्वामी जो है कि अधिकार कर्तव्य का भी निर्धारण करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है कि जो अधिनियम जो यह है यह अधिकार कर्तव्य और दायित्वों के उल्लंघन के लिए वित्तीय दंड भी लगाता है, इसका प्रावधान भी करता है। तो अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या है ये आप जान लीजिए। जैसे इसमें क्या है कि किस पर लागू होगा अधिनियम, ये किस पर लागू होगा, तो इसमें क्या है कि कोई भी जिसे भारत में डिजिटल डेटा के प्रोसेसिंग पर लागू होंगे, जहाँ क्या है कि कोई डेटा डिजिटल ऑनलाइन रूप में एकत्र किया गया हो। ठीक, कोई डेटा ऑफलाइन रूप में एकत्र किया गया हो, बाद में उसे डिजिटलीकरण किया गया हो, वहाँ भी लागू होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ स्टार मार्क करिए, यूपीएससी प्री यहाँ से बनाएगा, इसके प्रावधान भारत के बाहर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर भी लागू होंगे। अगर क्या है उस प्रोसेसिंग का उपयोग करके भारत में सेवा वस्तुओं को उपलब्ध कराना है तो ये भारत के बाहर भी लागू होगा। ठीक है, और ये कहाँ नहीं लागू होंगे, यहाँ भी यूपीएससी प्री अपना शिकंजा कस सकता है आपके सवालों का। ठीक है, इसमें क्या करेगा कि इसमें देगा कि इसमें इस प्रावधान पर लागू नहीं होंगे, किस पर, किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए प्रोसेस्ड व्यक्तिगत डेटा हो। ठीक है, अगर डेटा प्रिंसिपल खुद अपना डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है तो वहाँ ये कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, अगर यदि कोई व्यक्ति कानूनी दायित्व के तहत किसी व्यक्ति को डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है तो यहाँ भी वो लागू नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, कंसेंट की बात की गई है, सहमति की बात की गई है यहाँ पे। तो यदि कंसेंट की बात की गई है तो यहाँ ये समझ लीजिए कि यहाँ डेटा प्रिंसिपल द्वारा सहमति के बाद ही व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस किया जाता है, वो भी केवल वैध उद्देश्य के लिए। अब क्या करता है कि डेटा प्रिंसिपल को किसी समय सहमति वापस लेने का अधिकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बालक दिव्यांग है, ठीक है, तो उसके माता पिता कानूनी संरक्षक द्वारा सहमति दी जाएगी। फिर क्या इसके लिए क्या बना, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया डीपीबीआई, इसका गठन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा इसका प्रावधान किया गठन का। ये करेगा क्या, ये नियमों के अनुपालन की निगरानी करेगा, उल्लंघन में जुर्माना लगाएगा। आवश्यक उपाय करने के लिए जो है डेटा उल्लंघन के डेटा फ्यूडिजरीज को ये निर्देश देगा। तो डेटा फ्यूडिजरीज आपको बताया ना कि वो कौन सा है, तो वो वहाँ पे जो वो व्यक्ति हैं, जो संस्थाएं, जो लोग जो है डेटा को प्रोसेस करते हैं, डेटा की प्रोसेसिंग करने वाले, कोई व्यक्ति हो, कंपनी हो, सरकारी संस्थाएं, उसको फ्यूडिजरीज बोलते हैं। ठीक है, अब मेन चीज़ है इसमें कि व्यक्तियों की शिकायतों का भी सुनवाई करेगा। अब इसमें है कि बोर्ड के सदस्यों को 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा, 2 वर्ष के लिए, और वो क्या करेंगे, पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। ठीक है, अब इसके डीपीबीआई के जो निर्णय के विरुद्ध क्या होगा, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली प्राधिकरण में अपील की जाएगी, ये इसमें बात कही गई है।
ठीक है। अब आता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ डेटा प्रिंसिपल। इसमें अब ज़्यादा कुछ, अब यहाँ आपको प्री के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक बार जानकारी के लिए मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ कि आपके मन में शंका कोई ना रहे, पर यहाँ प्री के हिसाब से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब यहाँ से नहीं है। क्या होगा कि डेटा प्रोसेसिंग के बारे में डेटा प्रिंसिपल के पास कौन से अधिकारी होंगे, अधिकार क्या होंगे कि डेटा प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना, व्यक्तिगत डेटा को सुधारने की बात करना, एक डेटा प्रिंसिपल को डेटा फ्यूडिशरीज के पास क्या होगा, शिकायत दर्ज करने का अधिकार भी होगा, ठीक, और किसी व्यक्ति को नामित करने का अधिकार होगा अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए। डेटा प्रिंसिपल द्वारा झूठी शिकायत दर्ज नहीं करनी चाहिए, कोई गलत विवरण नहीं होगा, नहीं तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग जाएगा। अब डेटा फ्यूडिशरीज के दायित्व क्या है, जो डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, जो चीज़ें, जो व्यक्ति, जो संस्थाएं, तो वो क्या करनी है कि वो अपना उद्देश्य और तरीके को निर्धारित करने वाली इकाई के विरुद्ध क्या होंगे, उसके जो डेटा सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करेंगे, उचित सुरक्षात्मक उपाय करेंगे, DPBI और प्रभावित व्यक्तियों की सूचित करेंगे, उद्देश्य पूरा हो जाने पर कानूनी उद्देश्यों के लिए इसे बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होने पर इसको क्या करेंगे, डेटा को डिलीट कर देंगे। तो ये जो है इसमें बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और भी है, सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरीज, SDF क्या है। केंद्र सरकार क्या करती है कि किसी डेटा फ्यूडिशरीज को महत्वपूर्ण डेटा फ्यूडिशरीज घोषित कर सकती है। जैसे मान लीजिए यदि वह क्या करता है, अधिक मात्रा में संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन करता है, तो सरकार उसको SDF के रूप में घोषित कर सकती है। यदि वो डेटा प्रिंसिपल को नुकसान होने का जोखिम है तो वो भी उसको कर सकती है। भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, चुनावी लोकतंत्र, लोक व्यवस्था पर पड़ने की संभावना है, उसको भी कर सकती है, ठीक है। SDF के पास क्या होगा, डेटा सुरक्षा अधिकारी और स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नियुक्त करने और प्रभाव आकलन करने के अतिरिक्त दायित्व भी होंगे। ये भी आप बात को जान लीजिए, ठीक है। अब आता है कि अधिनियम के तहत कुछ छूट भी दी गई हैं। अब डेटा प्रिंसिपल के अधिकार के लिए और फ्यूडिशरीज के लिए कुछ कौन कौन चीज़ों पर लागू नहीं होंगे, तो सुरक्षा, संप्रभुता और लोक व्यवस्था के हित में अधिसूचित एजेंसियों पर लागू नहीं होंगे, अनुसंधान, संग्रहण और सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए उन पर लागू नहीं होंगे, कानूनी दावों के लागू करने नहीं होंगे, ठीक है। न्यायिक विनियामक संबंधी कार्य को करने के लिए, अपराधों को रोकने के लिए नॉन रेजिडेंट के व्यक्तिगत डेटा को भी क्या है, भारत में प्रोसेस किया जाएगा, किसके तहत, विदेशी अनुबंध के तहत, ठीक है। और सरकार, केंद्र सरकार क्या कर सकती है कि सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित में कुछ गतिविधियों को इस अधिनियम से छूट भी दे सकती है, ठीक है। बालकों के जो व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग होगी वो ऐसे डेटा फ्यूडिशरीज को निम्नलिखित कार्य नहीं करने हैं। कौन सी, डेटा प्रोसेसिंग संबंधी ऐसा कार्य जिससे बच्चे के कल्याण पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो, बच्चे पर नजर रखना, व्यवहार संबंधी निगरानी रखना, उसे लक्षित करके विज्ञापन करना। भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा का हस्तांतरण कैसे होगा, ये प्रतिबंधित देशों को छोड़ करके भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा का हस्तांतरण का अनुमति ये अधिनियम देता है। जुर्माना क्या होंगे, 200 करोड़ तक का जुर्माना है। और डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए जो है बच्चों से संबंधित जो दायित्व पूरा नहीं उस पर क्या होंगे, 200 करोड़ का, और डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए जो सुरक्षात्मक उपाय नहीं होंगे उस पर 250 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। अब यहाँ से आता है मेंस के लिए कंटेंट कि इस अधिनियम की सीमाएँ क्या हैं। वहाँ तो हमने आपको बता दिया कि आपको जो मेन चीज़ें थी प्री के लिए कहाँ इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिया। बाकी चीज़ें मैंने ऐसे पढ़ा दी, चूँकि क्या कि नहीं पढ़ाएंगे तो लोग कहेंगे कि यहाँ पे कि उनके मन में शंका भी रहेगा, कन्फ्यूजन भी रहेगा, इसलिए मैंने उसको कर दिया। बाकी जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट था वहाँ पे मैंने इसको स्टार मार्क कराया था। अब आता है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट कि अधिनियम की सीमाएँ क्या हैं, उसको देखना बहुत जरूरी है। अधिनियम की सीमाएँ, अधिनियम की सीमाएँ होंगी, आगे की राह होगी। अब यहाँ पे आपका जो है ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो अधिनियम की सीमाएँ क्या है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन जो है यहाँ पे हो रहा है। क्या है, राज्य क्या कर सकती है, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे आधारों को देकर के डेटा प्रोसेसिंग में छूट दी है, यानी इसके कारण जितना आवश्यक है उससे कहीं अधिक डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग और रिटेंशन हो सकता है। तो ऐसा ये माना जा रहा है कि निजता के मूल अधिकार का उल्लंघन भी हो सकता है। सरकार क्या कर रही है कि भारत के बाहर भी व्यक्तिगत डेटा का हस्तांतरण की अनुमति दे रही है, तो अपर्याप्त सुरक्षा मानक भी है। मुआवजे का प्रावधान तो है नहीं, क्योंकि इस अधिनियम के तहत क्या किया गया है कि IT अधिनियम 2000 के धारा 43A को हटा दिया गया है। यानी क्या है कि इस धारा में क्या था कि जो IT अधिनियम 2000 में 43A था वो क्या करता था कि जब व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं की जो व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग होता है तो कंपनियां क्या करती हैं, मुआवजा के लिए बाध्य की जाती थी, ठीक है। कंपनियां मुआवजा देती थी, उस अधिनियम को, उस एक्ट को ही वहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। शिकायत निवारण के लिए जटिल दृष्टिकोण भी है। अब क्या है कि डेटा फ्यूडिशरीज के शिकायत निवारण तंत्र से संपर्क करना आवश्यक है, और नहीं होगा तो फिर तो भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड को समझ प्रस्तुत किया जाएगा, और उसके बाद भी नहीं होगा तो TDSAT में आप जो है अपील कर सकते हैं। तो ये बहुत लंबा जटिल प्रोसेस होता है, एक आम आदमी के लिए बहुत कठिन रास्ता है, ठीक है। RTI से छूट दे दी गई है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट तो ये बात है कि इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि RTI अधिनियम के तहत सार्वजनिक अधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी खुलासा नहीं की जाएगी।
तो क्या कर सकता है, इस जो सार्वजनिक अधिकारी होंगे उनकी परिसंपत्ति देनदारी खुलासा नहीं होगा, उनसे भ्रष्टाचार में भी उनको मदद मिलेगी, वो भ्रष्टाचार भी कर सकते हैं। पहली बात की अस्पष्ट परिभाषा भी है। अब अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया डेटा फ्यूडलिटी ऐसी कोई प्रोसेसिंग नहीं करेगा जिससे कारण बालकों के कल्याण पर प्रभाव पड़े। अब हानिकारक प्रभाव की कोई परिभाषा तो है नहीं, और नहीं उसने कोई ऐसा निर्देश दिया है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। और कुछ अधिकारों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब ये भी बहुत, जैसे कि क्या है कि यह अधिनियम डेटा प्रिंसिपल को डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार और भुला दिए जाने का अधिकार नहीं देता है, तो ये भी एक समस्या है। तो आगे की राह में आप क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेंस में, आप निष्कर्ष से आगे की राह को कर सकते हैं। अब एक जानिए डेटा पोर्टेबिलिटी, यहाँ पे आया है ना, डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार। अब डेटा पोर्टेबिलिटी को थोड़ा सा शब्दावली में देख लीजिए। यह क्या है कि यह व्यक्तियों को पहले प्रदान किए गए अपने व्यक्तिगत डेटा को स्वयं के उद्देश्यों के लिए अलग अलग सेवाओं में उपयोग करने हेतु पुनः प्राप्त करने और पुनः उपयोग करने का अधिकार देता है। मतलब मैंने मान लीजिए कहीं अपना व्यक्तिगत डेटा को मंजूरी दी आपको यूज करने के लिए, ठीक, अब क्या करेगा कि मैं पुनः उसको प्राप्त करके मैं उसको अलग अलग उद्देश्यों में यूज करूं, उसका उपयोग करूं, इसके यही जो अधिकार है डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार है, और यही अधिकार नहीं दिया गया है इस अधिनियम में। तो ये बहुत ज़रूरी है। भुला दिए जाने का अधिकार क्या है, यह कंटेंट को हटाने या मिटाने का अधिकार, या तक कि आम लोग इस तक नहीं पहुँच सकें, और ये दोनों चीज़ें इस अधिनियम में नहीं है। ठीक है, तो आगे की राह क्या हो सकती है कि सीमा पार डेटा का हस्तांतरण पर उसको नियंत्रण कर सकते हैं, उसको तंत्र विकसित किया जाए। ठीक है, और डेटा अधिकार हो, डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार और भुला जाने का अधिकार हो, इसको शामिल किया जाए। ठीक है, जिससे क्या हो कि व्यक्तिगत डेटा के किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, जीवन, पहचान आदि को नुकसान पहुंच सकता है इससे, तो इसको थोड़ा सा आप ज़्यादा तवज्जो दिया जाए, दुरुपयोग को रोका जाए। भारत की संप्रभुता और एकता अखंडता जैसे शब्दों को भी परिभाषित करके एक निर्धारित प्रक्रिया और मानक को विकसित किया जाए, और समयावधि तय किया जाए कि एक बार उद्देश्य पूरा हो जाने के पर डेटा प्रिंसिपल द्वारा व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग के लिए सहमति वापस लेने के बाद डेटा को हटाने के लिए एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे की गई हैं। ठीक है, बात अब आता है GDPR वर्सेस DPDPA, यानी कि जनरल डेटा संरक्षण अधिनियम था, और इसके आधार पे जब आया डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण, तो इसमें क्या चीज़ें जो हैं जो इसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और इसके बारे में एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तुलनात्मक अध्ययन है। इसके बाद हमारा आता है भारत में आपराधिक कानूनों में सुधार, जो रिफॉर्मिंग इंडियन क्रिमिनल लॉज, ये आया है एक्ट, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट प्री और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक्स। ठीक है, तो पहले इसको शुरू करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आप थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, मैंने आपको ये यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूज हो गया था। ये जो GDPR है ये क्या है, EU का है। ठीक है, EU का ये एक लॉ है, इसमें क्या होगा कि जैसे कि EU के लिए व्यक्तिगत डेटा संरक्षण की बात की गई है, जनरल डेटा संरक्षण विनियम अधिनियम, और ये DPDP जो है ये भारत का है। ठीक है, तो ये EU के जो GDPR है और भारत का DPDPA है, इसमें के बीच पे कंपेरिजन की गई है। ठीक है, तो इसमें देख लेना है कि जो DPR है जो EU का, ठीक है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है, ठीक है, रेगुलेशन है, इसमें क्या है कि दो तरीके से प्रोसेस किए गए व्यक्तिगत डेटा पर लागू होता है। पहला स्वचालित तरीके से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जानकारी द्वारा, ठीक। दूसरा गैर स्वचालित तरीके से प्रोसेस किए गए व्यक्ति पे, जो फाइलिंग सिस्टम है, मैनुअल फाइलिंग सिस्टम में हिस्सा बनेगा, तो दोनों तरीके से इस पर लागू होता है। पर भारत का जो DPDP अधिनियम है वो सिर्फ डिजिटल व्यक्तिगत डेटा पर लागू होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बाद में कोई चीज़ें बाद में डिजिटलाइज की जाएगी, गैर मान लीजिए कि कोई चीज़ें कागज है उसको फिर डिजिटलाइज कर दिया गया, तो फिर उस पर भी लागू होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली मतलब कुल मिलाकर के डिजिटल चीज़ों पे ही लागू होता है भारत का, और ये दोनों तरीके से स्वचालित और गैर स्वचालित तरीकों से दोनों तरीके से प्रोसेस किए गए व्यक्तिगत डेटा पे उस पर लागू होता है। इसमें जो EU का जो GDPR है उसमें क्या है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को डेटा प्रोसेसिंग के लिए माता पिता की सहमति जो है आवश्यक होती है। यूरोपीय संघ क्या कर सकते हैं, जो माने सदस्य देश हैं, अपने क्षेत्र के लिए इस आयु को घटाकर 13 वर्ष भी कर सकते हैं। पर भारत में क्या है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चों की डेटा प्रोसेसिंग के लिए माता पिता की जो सहमति है वो आवश्यक है। ठीक है, डेटा में जो सेंधमारी होगी उसकी जो सूचना है वो पर्यवेक्षी प्राधिकरण को 12 घंटों के भीतर देनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ये चीज़ें हैं। जो GDPR है उसमें क्या है कि किसी को नामित करने का अधिकार शामिल नहीं, इसमें पोर्टेबिलिटी का अधिकार शामिल है। ठीक है, और इसको डेटा सबजेक्ट का अनुरोध का जवाब देने के लिए 30 दिन का समय होता है। यानी भारत में क्या है कि इस अधिनियम में किसी एक को नामित करने का अतिरिक्त अधिकार शामिल है, जबकि पोर्टेबिलिटी के अधिकार को छोड़ दिया गया है। ठीक है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई इसमें। ठीक, अब GDPR में डेटा को किसी तीसरे देश में हस्तांतरित करने के लिए विशेष तंत्र या मानक है। ठीक है, जैसे कि अनुबंध संबंधी प्रावधान जो बाध्यकारी कॉर्पोरेट नियम है, पर यहाँ कोई ऐसा हस्तांतरण की व्यवस्था नहीं, यही चिंता का विषय है।
भारत में ऐसा कुछ पे कोई बात नहीं की गई है। अब विशेष परिस्थितियों में क्या है कि डेटा नियंत्रक और प्रोसेसर दोनों ही क्या है कि डीपीओ नियुक्त करने के लिए बाध्य हैं। और यहाँ क्या है कि केवल जो महत्वपूर्ण जो एसडीएफ जो सरकार घोषित करेगी, स्पेशल डेटा फ्यूडिजरीज, उन्हीं के द्वारा ही डीपीओ की नियुक्ति की जाएगी। और क्या करेगा, डेटा संरक्षण बोर्ड के साथ ये डीपीओ क्या करेगा, संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगा। रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेसिंग को बनाए रखने के लिए इसमें बात की गई है, डेटा नियंत्रक और डेटा प्रोसेसर के लिए, ठीक है। अब इसमें ऐसा कोई निर्धारित दायित्व नहीं किया गया है। तो ये जो अध्ययन है ईयू का, जीडीपीआर का और डीपीडीपीए का बीच का तुलनात्मक अध्ययन है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने दूसरे कंटेंट पे, भारत में आपराधिक कानूनों में सुधार, रिफॉर्मिंग इंडियाज क्रिमिनल लॉ। हाल ही में क्या है, सरकार ने जो भारत में मौजूदा आपराधिक कानून है उसको प्रतिस्थापित करने के लिए लोकसभा में 3 विधेयक को पेश किया। 3 विधेयक लोकसभा में पेश हुए हैं। पहला है भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 के तहत क्या हुआ, भारतीय न्याय संहिता 2023, बहुत इंपॉर्टेंट। सीआरपीसी के तहत क्या हुआ, 1973 के तहत क्या हुआ, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023, ये सीआरपीसी 1973 और भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 के तहत इसको हटाया गया। फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, इसको भी लाया गया है। अब इन विधेयकों का क्या है, इन विधेयकों को अस्थायी समिति के पास जो है विचार के लिए भेज दिया गया है, ठीक। तो सबसे बड़ी बात है कि इन विधेयकों को क्यों लाया गया। भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत भारतीय न्याय संहिता लाया गया और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत जो है 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया गया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की तरफ भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को लाया गया। तो सबसे बड़ी बात है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जाहिर सी बात है, मेंस में पूछ भी सकता है, सवाल भी बन सकता है ये, और लॉजिक सवाल है कि ये आखिर ये कानून क्यों लाया गया। तो न्यायालय में बड़ी संख्या में क्या हुआ कि लंबित मामलों में निपटान हेतु क्या हुआ कि केंद्रीय गृह कानून मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, उसमें लगभग 4.7 करोड़ मामले क्या हैं, लंबित हैं। ऐसे में क्या है कि बड़ी मामलों के निपटान के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे कानूनों में बदलाव किए जाएं। समय पर न्याय प्रदान करने के लिए जटिल कानूनी प्रक्रियाओं संसाधनों का कमी कारण क्या है कि विचाराधीन कैदी लंबे समय से जेलों में बंद हैं और ऐसे कैदियों की संख्या लगभग 70% है। इस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में पब्लिश हुआ था। मैं उसको टेलीग्राम पे पिन कर दे रहा हूँ, उसको पढ़िएगा। उसमें आपको बताया जाएगा कैदियों के बारे में कि किस प्रकार से स्थितियाँ वहाँ पे बनी हुई हैं। बहुत खतरनाक स्थिति है, ठीक है। दोष सिद्धि का जो दर है वो भी उसमें वृद्धि हेतु ये बहुत जरूरी है। क्या है कि बहुत सारे जो मामले उसमें सिर्फ अभी 50% मामले पर अभियुक्त या अपराधी जो दोषी हैं वो सिद्ध नहीं हो पाते हैं। क्यों होता है, क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि उनके पास जो अपर्याप्त फॉरेंसिक जांच हो नहीं पाती है, पुलिसिंग में कमियां हैं और कानून प्रवर्तन पर जो क्या है कि शक्तिशाली व्यक्तियों का प्रभाव है। ऐसे कारण से क्या है कि जो विवेचनाएं हैं वो समय पर नहीं हो पाती और विवेचनाएं न हो पाने पर जो साक्ष्य भी नहीं हो पाते मिल पाते हैं और साक्ष्य नहीं मिलने पर जो है जिनकी दोष सिद्धि की दर है लगभग 50% से अधिक जो है ये फेल हो जा रही है, ठीक है। आपराधिक न्याय प्रणाली के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि सामाजिक परिवर्तनों में तालमेल बिठाना जाए और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए विकसित और एक अनुकूल आपराधिक न्याय तंत्र की आवश्यकता हो। और तीसरा चौथा क्या है कि औपनिवेशिक विरासत को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ये कार्य कर रही है। आपराधिक न्याय प्रणाली अभी भी क्या है कि औपनिवेशिक अतीत पर है। इसमें क्या है कि कुछ ऐसे कानून हैं जो कि और प्रक्रियाएं हैं जो कि वर्तमान के सामाजिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक संदर्भ में पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और अनुपयुक्त हैं। ऐसे में वर्तमान की बदलती परिस्थितियों के अनुसार और वर्तमान की ज़रूरतों के अनुसार जो है इन नियमों और कानूनों को लाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि हम पढ़ते हैं कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 के तहत क्या किया गया। इसमें जो भारतीय न्याय संहिता लाई गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पहले पढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों के बारे में जो डिटेल में दी गई है बात, इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं डिटेल में, यूपीएससी प्री में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 से प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब क्या करेगा, आईपीसी क्या है कि देश में जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कानून होता है आईपीसी की धाराएं लगती हैं जो क्रिमिनल ऑफेंसेस करता है, ठीक है। तो 1834 में क्या, इसकी पृष्ठभूमि देख लीजिए, जो आईपीसी की जो पृष्ठभूमि है वो क्या थी। जो 1834 में जो लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले, ये नाम याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता में भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि मौजूदा न्यायालयों के क्षेत्राधिकार, शक्ति और नियमों के साथ क्या किया गया, पुलिस के प्रतिष्ठानों और भारत में जो लागू कानूनों की जाँच करना था। इसी आयोग ने, प्रथम विधि आयोग ने 1837 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी का एक मसौदा तैयार किया।
और ये मसौदा कैसे तैयार किया, इंग्लिश कॉमन लॉ पे आधारित था और ये औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रख करके बनाया गया। ठीक, बाद में किए गए संशोधनों और 1857 के विद्रोह कारण क्या हुआ कि आईपीसी को कानूनी रूप से देने में मतलब देरी हो गई और 1860 में अधिनियमित हुआ, 1862 में इसको लागू किया गया। अब स्वतंत्रता के बाद इसमें कई सारे संशोधन भी किए गए और इस संशोधनों के कारण क्या हुआ कि भारत में जो कानून था एक जटिल कानून संहिता बन गया। ठीक, अब जानते हैं इसमें अभी एक थोड़ा सा फैक्ट दिया हुआ है कि चार्टर अधिनियम 1833 के तहत क्या किया गया कि विधान परिषद के रूप में एक अखिल भारतीय विधायिका की स्थापना की गई। ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए आप लोग। आप यही स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे, इससे इच्छा यहीं पढ़ लीजिए आप। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत क्या किया गया कि भारतीय विधान परिषद के एक रूप में एक अखिल भारतीय विधायिका की स्थापना की गई। विधि सदस्य का एक पद क्या था कि इसको सृजित किया गया किसके, गवर्नर जनरल की परिषद में, और विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया किसके तहत, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। तो जो नया अधिनियम है, नया विधेयक, उसका लक्ष्य क्या है, कानून व्यवस्था को मजबूत करना, कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और मौजूदा कानूनों को आम जन की वर्तमान स्थिति के लिए प्रासंगिक बनाना, इसका लक्ष्य है भारतीय न्याय संहिता 2023 का। अब इसमें बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं हैं। अब बिंदुओं क्या हैं उनको जरूरी है देखना, क्योंकि क्या है कि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुछ प्रमुख प्रावधान है। तो इसमें क्या है कि राजद्रोह, सेडेशन, इसमें क्या किया गया है कि जो आईपीसी की धारा 124A है, राजद्रोह, बहुत विवादित है, हमेशा इस पर सवाल पूछा है। स्पेक्ट्रम में भी पढ़ेंगे इसको आप, स्पेक्ट्रम में भी पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत में भी पढ़ेंगे, करंट अफेयर में हर साल पढ़ते हैं, क्योंकि हर साल इस पर विवाद होता रहता है, हर साल सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ बोल रही थी इस पर। तो इस पर क्या हुआ कि आईपीसी की धारा 124A जो राजद्रोह की है इसको हटा दिया गया है। इसके बजाय जो इसके लिए निम्नलिखित दंड का प्रावधान करते हैं। अब क्या है कि इसके लिए अलगाववादी गतिविधियों, सशस्त्र विद्रोह और विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का प्रयास करना इसमें बताया गया है। अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित भावनाओं को प्रोत्साहित करना, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालना, इसके लिए ये जो है अब ये किया गया कि यह दंड का प्रावधान करता है। ठीक है, ये राजद्रोह को हटा दिया गया है, राजद्रोह को। ठीक है, अब इन अपराधों में शब्दों, संकेतों का आदान प्रदान करना, इलेक्ट्रॉनिक संचार, वित्तीय संसाधनों का प्रयोग करना आदि शामिल हो सकता है। और इसके लिए क्या किया गया है, 7 वर्ष तक की कैद और आजीवन कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। ठीक, आतंकवाद को जो है ये कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें एक कृत्य के रूप में आतंकवाद को परिभाषित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना, आम जनता को डराना, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना, ये जो है आतंकवादी कृत्यों में शामिल है। ठीक है, अब इसमें कुछ बातों को भी किया गया। यूएपीए की दूसरी अनुसूची में जो सूचीबद्ध संधियों में शामिल गतिविधि जैसे कि विमान को गैर कानूनी तरीके से कब्जे में लेना, बंधक बनाना, संपत्ति को नष्ट करना, आवश्यक सेवाओं को बाधित करना, हत्या करना, बंदूक, बम, रासायनिक जो पदार्थ हैं खतरनाक हैं उनको उपयोग करना, ये सारी चीज़ों को लेकर के आतंकवाद के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। संगठित अपराध में यह इसको निम्न प्रकार से परिभाषित करता है कि निरंतर गैर कानूनी गतिविधियां जैसे कि अपहरण, जबरन, वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लेकर हत्या करना, वित्तीय भूमि पर कब्जा, वित्तीय घोटाला, साइबर अपराध, ऐसी जो चीज़ें हैं उस पर भी लेकर संगठित अपराध को लेकर के इस पर बात की गई है। ठीक है, तो संभावित प्रभाव क्या पड़ेगा। अब इसमें चीज है ये देखिए कि व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो अपराधी जो गतिविधि होती है उसकी अस्पष्ट परिभाषाएं क्या करती हैं कि जो उसका अनुचित प्रयोग है उसका कारण बन जाती हैं और ये वाक्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी प्रभावित कर सकती हैं। जैसे क्या है कि विध्वंसक गतिविधियों में भी किसी प्रकार की आलोचना शामिल हो सकती है, सही बात है। संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, लोगों को उकसाना और डराना जैसी गतिविधियों को यह आतंकवादी कृत्य में शामिल किया गया है, तो ये भी एक खतरनाक स्थिति है। किसी भी चीज़ को आतंकवादी बना दिया जाएगा, तो इसका क्या है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या है कि यही आपराधिक जो प्रक्रिया है इसमें बाधा बनती है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। ठीक है, पुलिसिंग संबंधी शक्तियों में इसमें वृद्धि कर दी गई है। तो क्या है कि जो पुलिसकर्मियों की जो कार्रवाई करने की जो विवेकाधीन शक्ति है उसमें वृद्धि हो गई है। इससे मनमानी तरीके से पुलिस कार्रवाई का जो भी है ये भी गुंजाइश बढ़ जाएगी और मौजूदा मुकदमों में विलंब तो होगा ही। यह क्या है कि विधेयक जो है कि लंबित कार्रवाइयों मुकदमों पर लागू नहीं होगा, लेकिन न्यायालयों को क्या है कि इस पर व्याख्या करने का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। अब चूंकि नई कानून आ रही है तो नए कानून का जो है उसको व्याख्या करने के भी कई सारे विवाद होंगे, कई सारे जो ये इंटरप्रिटेशन है उसको भी जो उसको व्याख्या की जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो अपराधों की वास्तविक सुनवाई है उसमें भी विलंब होने की पूरी संभावनाएं यहाँ पे विद्यमान है। अब आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसको भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ भी इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि आधे घंटे की क्लास हो चुकी है।
तो इसमें क्या है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दंड CRPC तो 1973 को प्रतिस्थापित किया जाएगा। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से। इसमें क्या है कि इसके लिए इस संहिता में भारतीय दंड संहिता 1860 सहित कई अधिनियमों के तहत निर्धारित अपराधों के लिए अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन और जमानत की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किए गए हैं। CRPC को सर्वप्रथम 1882 में ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 1898, 1923 और 1955 में किए गए थे और इसमें विधि आयोग ने अपनी 41वें रिपोर्ट में व्यापक संशोधन किया गया। इसके बाद CRPC 1973 का निर्माण किया गया। तो विधेयक के जो प्रमुख बिंदु उस पर नजर क्या है कि विचाराधीन कैदियों की हिरासत, यानी कि इसमें क्या है कि पहली बार किसी अपराध करने वाले व्यक्ति ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की 1/3 अवधि को हिरासत में बिता लिया है तो जमानत पर उसको रिहा कर दे सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अपराध की जो अधिकतम कारावास अवधि है, मान लीजिए 10 साल है और उसकी 1/3 अवधि अगर वो जेल में बिता चुका है तो उसको जमानत उसकी हो जाएगी। ये बात है विचाराधीन कैदियों पे। तो इससे क्या है कि जेलों में जो भीड़ है उसकी कमी आएगी। ठीक है, आज जो मैं आर्टिकल शेयर करूंगा अपना दैनिक जागरण का जो टेलीग्राम पे, उसको आप पढ़िएगा एक बार जरूर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान अपराध में जो कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया है तो उसे निजी बॉन्ड पर रिहा कर देना चाहिए। ठीक है, अभी ये क्या किस पे लागू नहीं होगा, जिस पे मृत्युदंड की सजा हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में सुनवाई की जा सकती है, सभी प्रकार की सुनवाई और कार्रवाई। ठीक है, आरोपी व्यक्ति की मेडिकल जांच क्या कर सकती है कि मेडिकल जांच का कोई भी पुलिस अधिकारी विशेष मामलों में अनुरोध कर सकता है। फॉरेंसिक जांच सभी अपराधों के लिए अनिवार्य बनाता है। कम से कम 7 वर्ष के कारावास दंड का प्रावधान है। ठीक है, जिससे मान लीजिए कोई अपराध है जिसके लिए 7 वर्ष के दंड का प्रावधान है, उसके लिए फॉरेंसिक जांच होना ही होता है। ठीक है, फॉरेंसिक जांच होगी। अगर राज्य के पास नहीं है तो दूसरे राज्य की सुविधा को इसका उपयोग करें, लेकिन फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य यहाँ बनाया गया है। ठीक है, और हस्ताक्षर और उंगलियों की छाप को भी यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति क्या है कि उसको किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर, हैंडराइटिंग, उंगलियों की छाप और आवाज़ के नमूने एकत्र करने की अनुमति देता है ये, चाहे वो व्यक्ति गिरफ्तार हो या नहीं हो। ये बात सही है। ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रीम भी हो गया है, लेकिन क्या है कि आधुनिक तकनीकों जो अपराध का जो स्वरूप बदल रहा है तो यहाँ एक जरूरी भी है। कार्रवाइयों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। ठीक है, अपराधी की गैर मौजूदगी में सुनवाई करने का प्रावधान करता है ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उस व्यक्ति को कहते हैं, घोषित अपराधी, जो कम से कम 10 साल की कैद या मौत की सजा वाले अपराध का आरोपी है और न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समय में विफल होने रहा है, जो मतलब मौजूद होने में विफल रहा है। ठीक है, तो ये घोषित अपराधियों की गैर मौजूदगी में भी जो है फैसले मुकदमे सुनवाई करने का ये प्रावधान करता है। सजा के मामलों में राजनीतिक छूट पर रोक भी हो सकती है। ठीक है, इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं कि दंड को मात्र आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। आजीवन कारावास को 7 साल में से वैसे कम नहीं किया जा सकता। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि मामलों का शीघ्र निपटान, ठीक है, इस पे जो है शीघ्र निपटान करने में इसको मदद मिलेगी। प्रौद्योगिकी का जो है एकीकरण होगा। फॉरेंसिक जांच और परीक्षण न्यायिक प्रक्रिया में ICT का उपयोग होगा। पीड़ितों के अधिकार में सुधार होगा। यह प्रावधान किया कि किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की जा सकती है। जाँच प्रक्रिया में निष्पक्षता होगी। तलाशी और जब्ती प्रक्रिया का अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। हिरासत की अवधि में वृद्धि होगी, यानी पुलिस हिरासत में जो है लेने की अवधि में वृद्धि कर दी गई है। तो ये एक बड़ा चिंता का भी विषय है। ठीक है, हालांकि जो है एक कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये वाला जो CRPC का अधिनियम था इसमें संशोधन बहुत जरूरी था। अब आता है भारतीय साक्ष्य विधेयक। ये भारतीय साक्ष्य विधेयक क्या है कि इसको भारतीय साक्ष्य विधेयक 1872 से इसको प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह अधिनियम क्या करेगा, कानूनी कार्रवाइयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता हेतु नियमों का प्रावधान करता है। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि इसको 1872 में अधिनियमित किया गया था भारतीय साक्ष्य अधिनियम को। इसका उद्देश्य क्या था कि कानूनों को समेकित करना था साक्ष्यों से संबंधित, और इन साक्ष्यों के आधार पर ही न्यायालय किसी निष्कर्ष से पहुंचता है, निर्णय सुनाता है। एक मौलिक कानून नहीं होने के कारण क्या है कि साक्ष्य संबंधी कानून क्या है कि एडजेक्टिव लॉ की श्रेणी में आते हैं। यानी कि एडजेक्टिव लॉ ये है कि उन नियमों और विनियमों का समूह जैसे कि जो साक्ष्य दलील जैसे प्रक्रियाओं को नियमित कर साक्ष्य दलील जैसे प्रक्रियात्मक पहलुओं को नियंत्रित करने वाले कानून से संबंधित होते हैं। मौजूदा कानून क्या है कि पिछले कुछ दशकों में हुई प्रौद्योगिकी जो उन्नति है उसके अनुरूप तो नहीं है। इसी कारण से इसको जो है प्रतिस्थापित करके एक नया जो है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसको लाया गया, साक्ष्य विधेयक है उसको लाया गया। ठीक है, अब इसके जो विधेयक है उसके प्रमुख बिंदु क्या है, इसमें बिंदु ये हैं प्रमुख कि साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता की गई है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें ये क्या है कि इसके कागजी रिकॉर्ड के समान ही ये क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को स्वीकारता है। पहले क्या था कि पहले ये जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो थे वो साक्ष्य के रूप में उस तरह से मान्य नहीं थे जिस तरह से वो होने चाहिए आज के वर्तमान युग में। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का दायरा बढ़ाया गया है, इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी या कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप में स्टोर की गई सूचना को भी शामिल किया जा सके। ईमेल, सर्वर लॉग, स्मार्टफोन लोकेशन संबंधी साक्ष्य जो है वॉइस मेल के रिकॉर्ड भी इसमें शामिल होंगे। मौखिक साक्ष्य भी होगा।
ठीक है। यानी इस विधेयक के तहत क्या किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी सूचना को भी मौखिक साक्ष्य के रूप में मान लिया जाएगा। ज्वाइंट ट्रायल यानी कि संयुक्त सुनवाई क्या होगी, इसके लिए क्या है कि एक अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए है ये जो ज्वाइंट सुनवाई। इसमें क्या है कि एक आरोपी द्वारा किया गया कबूलनामा दूसरे आरोपी को भी प्रभावित कर सकता है। अगर साबित हो जाता है तो दोनों के खिलाफ कबूलनामा मान लिया जाता है। पहले ये चीज़ नहीं थी। अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में इसकी वृद्धि होगी। अब त्रुटिपूर्ण जो दोष सिद्धि थी उसके मामलों में कमी आएगी, मामलों की जांच में तेजी आएगी। निजता संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्या कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती और संवेदनशील जानकारियों पहुंच के कारण क्या हो सकती है कि निजता उल्लंघन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। निष्कर्ष क्या है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों की संभावना इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की क्षमता के साथ साथ इसके तालमेल पर भी निर्भर करती है। ये सच बात है। यानी कि इसकी सुधारणा संभावना क्या होगी कि प्रभावी तरीके से किस तरह से लागू की क्षमता हो और तालमेल हो। और यह सुनिश्चित इन आपराधिक कानूनों की सुधारों की सफलता तभी सुनिश्चित हो पाएगी जब शुरुआत, निर्माण, क्रियान्वयन दृष्टिकोण और नियमित निरीक्षण जैसे कठिन चरणों से गुजरेगी। तो उसमें किस प्रकार से वह रिएक्ट करता है इस पर निर्भर करती है इन कानूनों की सुधारों की सफलता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। निष्कर्ष को आप सीधे सीधे मेंस के आंसर में लिख सकते हैं। आपने चीज़ों को कंप्लीट कर लिया। इसमें ज़्यादा कुछ सब कुछ पढ़ना ही था, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो आप चीज़ें कंफ्यूज करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि मैगजीन को मैंने पूरा पढ़ा ही है, तो जी बिल्कुल, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें थी उसको मैंने बता दिया कि प्री और मेंस के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सब पढ़ना जरूरी था, क्योंकि क्या है कि दोनों नए कानून थे और दोनों नए कानूनों के बारे में डीपली जानकारी होना, एक एक लाइन जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है कि विजन की मैगजीन में भी एक प्रकार से नोट्स ही है। अब कानून तो बहुत लंबा होगा, उसमें से क्रिस्प रिलेवेंट कंटेंट को विजन ने दिया है, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब शब्दावली क्या है कि सब्सटेंसिव लॉ क्या है। यूपीएससी प्री में ऐसे शब्दावलियों से प्रश्न अब बन रहे हैं, वो डीप में जाकर के यूपीएससी पूछ रहा है। तो ये सब्सटेंसिव लॉ क्या है, ये कानून वास्तव में कॉमन, संवैधानिक, सांविधिक और न्यायिक निर्णयों में उल्लेख किए गए सिद्धांतों से उत्पन्न होते हैं। इसके उदाहरण कौन से हैं, दंड विधि, संपत्ति कानून। और प्रोसीड्यूरल लॉ क्या है, यह विधि अधिकारों को लागू करने या इनके उल्लंघन की स्थिति में उपचारात्मक उपायों का तरीका निर्धारित करता है। अभियोजन संबंधी तंत्र का उल्लेख करता है। और इसके उदाहरण क्या है, सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, तो सब्सटेंसिव और प्रोसीड्यूरल लॉ में ये दोनों डिफरेंस है। इन दोनों पे थोड़ा सा डीप में मैं एक आपको नोट्स दे दूंगा, नोट्स आपको मैं इस पर दे दूंगा। सब्सटेंसिव लॉ और प्रोसीड्यूरल लॉ पे शाम को आपको जो है टेलीग्राम पे नोट्स दे दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने इसको हैंड रिटन नोट्स तैयार किया, क्रिस्प में थोड़ा डिटेल में इसको तैयार किया है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा छोटा दिया हुआ और परिभाषाएं भी थोड़ा जटिल दी गई, तो समझने में आपको दिक्कत होगी, पर मैं इसको शॉर्ट में और आसान भाषा में जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।